अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, SEM है, उसमें DEM है, AFM है। तो सबसे पहले जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सेकंड नंबर पे TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास जो है वो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, जो नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होंगे, तो इनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, SEM। वहाँ बच्चों को आवाज़ आ रही है? जी बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? और स्टूडेंट्स को आवाज़ क्लियर आ रही है? कि तो सबसे पहले जो है वो देखें, हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो जनरेट की जाएगी थ्रू इलेक्ट्रॉन गन, और फिर वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको एक्सेलरेट किया जाएगा और फॉल करवाया जाएगा सैंपल के ऊपर। ठीक है, अब सैंपल के ऊपर जब फॉल करवाया जाएगा तो वहाँ पे कई सारे फिनोमिना जो है वो प्रोसेस हो रहे होंगे। बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जो उस मटेरियल या उस सैंपल की सरफेस से एमिट होंगे। तो उस सरफेस से जब वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो वो इमेजिंग के लिए
इमेजिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होंगे। जी बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो भी ज्वाइन करें जल्दी से। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वॉन एर्डेन, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट इसका आया 1938 में, बाय रास्टरिंग द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको यूज़ करके हम किसी भी मटेरियल की जो सरफेस है उसको हम इमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें देखें कि 1942 में जो फर्स्ट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आई, ठीक है, बल्क सैंपल्स के लिए। फिर 1965 में जो कमर्शियल सैम है वो डेवलप की गई बाय कैम्ब्रिज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है इस फील्ड में जो है वो SCM जो है वो डेवलप की गई। देखें SCM जो है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे सकती है, किसी भी मटेरियल में। देखें ये चार इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं। सबसे पहले टॉपोग्राफी है, फिर मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के बाद कंपोजिशन है, और कंपोजिशन के बाद जो है क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये चार हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें थ्रू SCM जो है वो मिलती हैं। तो सबसे पहले देखें टॉपोग्राफी से क्या मुराद है। यानी कोई भी मटेरियल है आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखें जूम करके, ठीक है, ये आपके पास स्लाइड है ऑलरेडी, तो इसको ओपन करके आप जूम करके देख सकते हैं कि सरफेस जो है उसके फीचर्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो सरफेस नज़र आ रही है, ठीक है, इसके फीचर्स किस तरह के हैं। आया कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो क्यूबिकल शेप के हैं, टेट्रागोनल शेप के हैं, ठीक है, स्फेरिकल पार्टिकल हैं, ठीक है। किस शेप के पार्टिकल हैं तो उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देती है। यानी द सरफेस फीचर्स, ठीक है, सरफेस के फीचर्स जो हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। ये देखिए ये सरफेस जो है ये डिफरेंट है आपके पास, इसमें आपके पास में वो पार्टिकल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ एम्बेडेड हैं, यानी जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। फिर ये एक और सरफेस है, इस सरफेस में देखें आपको डिफेक्ट्स जो है वो सरफेस में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो SCM जो है वो टॉपोग्राफी की इंफॉर्मेशन देती है, यानी सरफेस फीचर्स जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। यानी वो सरफेस जो है वो कैसी नज़र आ रही है, सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं या आपको कोई डिफेक्ट्स या और चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो इसको हम सरफेस का टेक्सचर भी कह देते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो सरफेस टेक्सचर जो है यानी सरफेस किस तरह की नज़र आ रही है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसकी क्या खसूसियात हैं, ठीक है, तो उसके बारे में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है।
यानी सरफेस के अंदर ये देखें सेकंड इमेज में पोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और पोर के अलावा हमारे पास अगर पार्टिकल हैं तो ये पार्टिकल किस तरह जुड़े हुए हैं और इनकी जो बाउंड्री है वो किस तरह से है, यानी ग्रेन है तो इसकी ग्रेन की बाउंड्री जो है वो किस तरह से है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरे नंबर पे देखें हमारे पास मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में क्या चीज़ें आ जाती हैं, शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स की शेप और उनका साइज, यानी पार्टिकल की डेफिनेशन कह शेप दी जो है वो उसमें किस आपने। तरह से है, ठीक है। पार्टिकल की शेप जो है वो आपके पास आया कि स्फेरिकल है या कोई इरेगुलर शेप जो है वो है आपके पास, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है इसमें आ जाती है। तो ये अदनान सर्वर, इसका माइक जो है वो ऑन है, अदनान सर्वर। अच्छा, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। जी, मॉर्फोलॉजी में आपने देखा कि आप जो है शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग अप द ऑब्जेक्ट, यानी शेप और साइज जो है पार्टिकल की उस चीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं। यानी शेप अगर पार्टिकल की है तो वो स्फेरिकल है या वो किसी और शेप की है, इरेगुलर शेप है, क्यूबिकल है, ठीक है। उसको आप डिटरमिन कर सकते हैं और उसके बाद जो है उसका साइज़ कितना है, ठीक है, किस रेंज में वो पार्टिकल आता है, कितने नैनोमीटर का उसका साइज़ है, इन दोनों चीज़ों को जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास टोपोग्राफी है, उसके बाद जो है वो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपके पास कंपोजिशन है। देखें अभी आपने डिटरमिन कर लिया कि शेप और साइज़ जो है पार्टिकल का वो क्या है, उसके अलावा जो उसकी सरफेस है, ठीक है, उसका टेक्सचर किस तरह का, वो किस तरह की नज़र आती है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कंपोजिशन। कंपोजिशन से क्या मुराद है कि कंपोजिशन में आपके पास एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो हैं उस ऑब्जेक्ट में या उस सैंपल में वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसमें आपके पास एलिमेंट जो है वो कार्बन है या उसमें जो है आपके पास निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है। मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसमें प्रेजेंट, ठीक है। एक तो एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे कि कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद जो है उनकी अमाउंट, यानी वो एलिमेंट्स जो हैं वो कितनी अमाउंट में है, तो ये भी जो है हमें इंफॉर्मेशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो देती है, ठीक है। सो द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट द ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ एंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ देम, ये दोनों चीज़ें जो हैं कंपोजिशन में आ जाती हैं और ये एससीएम जो है हमें इसकी इंफॉर्मेशन देती है। और फोर्थ नंबर पे देखें आपके पास क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन है। क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन से क्या है मुराद यहाँ पे कि हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो एटम्स हैं वो उस सैंपल में, ठीक है, उस मटेरियल में किस तरह अरेंज है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसमें अरेंजमेंट जो है वो एटम्स की किस फॉर्म में है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है तो उसमें आपको पता है कि आपके पास एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। क्यूब में आपके पास ए बी सी जो है वो सेम होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में सी जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन है वो भी एसईएम के ज़रिए हमें मिल जाती है कि ठीक है क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वो उसका किस तरह का है या एटम्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें एसईएम जो हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये देखें, ये राइट साइड पे आपके पास एक डायग्राम है, इसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं एसईएम के स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होकर इलेक्ट्रॉन गन से लेके
आपका स्पेसिमेन जो है, यानी जिसको सैंपल को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, मटेरियल को टेस्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ तक। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स में देखें क्या क्या चीज़ें आपके पास। सबसे पहले देखें ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जैसे कि नाम से जाहिर है, ठीक है, ये एक गन की तरह है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट कर रही है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक बीम जो है वो जनरेट हो रही है और इलेक्ट्रॉन बीम जो है आगे वो मूव करके आपके पास जो लेंसेज लगे हुए हैं, मैग्नेटिक लेंसेज, उन तक आ रही है। ये मैग्नेटिक लेंसेज देखें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है बच्चे वो देखें कि आपके जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डाइवर्ज कर रहे हैं, लेकिन ये बीम जो है इसको कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, एक बीम की फॉर्म में एक शेप दे रही है और फिर ये मैग्नेटिक लेंस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को आके मूव करवा के कहाँ पे लेके जा रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल्स हैं आपके पास। ये बीम आप दोबारा जो है वो उसको कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इस बीम को दोबारा कन्वर्ज करके आप इसको फॉल करवाते हैं स्पेसिमेन के ऊपर, और स्पेसिमेन के ऊपर जब ये बीम फॉल करती है तो मुख्तलिफ फिनोमेना हो रहे होते हैं। ठीक है, जो आपका सैंपल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट हो रहे होते हैं। अब वो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, BSE से मुराद है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। SE से मुराद है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये दो तरह के आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ से मटेरियल से रिलीज़ हो रहे होते हैं, और इन दोनों को आप विजुअलाइज करके जो है वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सरफेस के बारे में। देखते हैं इनको वन बाय वन, इन कंपोनेंट्स को, कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो किस तरह ऑपरेट कर रहा था। सबसे पहले देखें सैम में आपके पास क्या है, ए सोर्स यानी इलेक्ट्रॉन गन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम विच इज़ एक्सलेटेड डाउन द कॉलम। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो जनरेट हो रही है और वो नीचे की तरफ यूँ मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन बीम। उसके बाद देखें ए सीरीज ऑफ लेंसेज विच एक्ट टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द बीम। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डाइवर्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये मैग्नेटिक लेंसेज से हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ज कर रहे हैं, या इस बीम का डायमीटर जो है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। So a series of lenses which act to control the diameter of the beam as well as to focus the beam on the specimen. A series of apertures which the beam passes through and which affect properties of that beam. फिर ये बीम जो है वो डिफरेंट देखें लेंसेज से, अपर्चर से मूव करके आ रही है और इसके डायमीटर में ये देखें चेंज आ रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है डायमीटर, फिर ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ इस कॉयल से पास करके, सेकेंडरी कॉयल से पास करके इसका डायामीटर जो है वो बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, तो एक बिल्कुल थिन बीम जो है वो हम इस टारगेट के ऊपर जो है वो फॉल करवाते हैं। तो एन एरिया ऑफ द बीम स्पेसिमेन interaction that generates several types of signals that can be detected and processed to produce an image or spectra. अब जब ये बीम जो है इसका डायमीटर कम हो के इसको फॉल करवाया स्पेसिमेन के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ से आपके पास जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स और बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब इन दोनों की जो है वो इमेजिंग होती है। ये देखें यहाँ पे आपके पास डिटेक्टर लगा हुआ है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, और BSE ये आपके पास बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है। तो ये दो तरह के आपके पास डिटेक्टर्स हैं और ये इंफॉर्मेशन देते हैं आपको जो सैंपल आप एनालाइज कर रहे हैं कि वो सैंपल जो है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी से क्या मुराद है कि उस सैंपल के आपके पास जो सरफेस फीचर हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, टेक्सचर जो है वो किस तरह का है। ठीक है, टोपोग्राफी जिसको आप कहते हैं, तो उसके बारे में, फिर उसके बारे में आप जो है साइज़ और शेप, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी सेकंड नंबर पे आ जाती है।
फिर उसके बाद कंपोजिशन है। कंपोजिशन में आपके पास यानी कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और उनकी जो रिलेटिव अमाउंट है वो कितनी है, ठीक है, वो कंपोजिशन में आ जाता है। और फाइनली आपके पास जो है क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। सो ऑल, आखिर में ये देखें, ऑल ऑफ द अबव मेंटेन एट हाई वैक्यूम लेवल्स। अब ये जो सेटअप आपके पास आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये इस तरह ओपन नहीं होता, ये सारे का सारा जो है वो एक कॉलम की फॉर्म में होता है, ठीक है। कॉलम जो है वो क्या होता है, वैक्यूम्ड होता है कॉलम, ठीक है। और सारे का सारा सेटअप जो है वो एक वैक्यूम कॉलम में है और इसका प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है। उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल इंटरेक्शन, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन बीम आपने जनरेट की, जैसे कि इस डायग्राम में, जब ये इलेक्ट्रॉन बीम जाके सैंपल के ऊपर फॉल करती है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल इंटरेक्शन जो है आपस में वो किस तरह हो रहा होता है। द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम इज स्कैटर्ड इन द सैंपल बोथ इलास्टिकली एंड इनइलास्टिकली, ठीक है। आपको पता है इलास्टिकली क्या होता है, इलास्टिकली ये दोनों किस्म की इंटरेक्शंस वहाँ पे हो रही होती हैं, एक में मोमेंटम कंजर्व रहता है, एक में नहीं रहता, ठीक है। बच्चे आवाज़ आ रही है सही? तमाम स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? हेलो, ठीक है बच्चे, वो इंटरनेट की वजह से दरमियान में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। जी, द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम इज स्कैटर्ड इन द सैंपल बोथ इलास्टिकली एंड इनइलास्टिकली। उसमें देखें किस तरह से ये सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती है। दिस गिव राइज टू वेरियस सिग्नल्स दैट वी कैन डिटेक्ट। मुख्तलिफ सिग्नल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं वो देखते हैं। इंटरेक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वोल्टेज एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये देखें, अब ये दो चीज़ें आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका इंटरेक्शन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखिए फर्स्ट डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम लो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम का जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो लो है। तो लो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे जो इसका इंटरेक्शन है वो बहुत कम है, ये वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है। सो ये जो इंटरेक्शन वॉल्यूम है लो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे वो कम है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको देखें, मीडियम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। मीडियम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर जो इंटरेक्शन है वो आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। मीडियम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। और फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम में हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। तो हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर आपके पास जो इंटरेक्शन वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखें, यानी जैसे जैसे आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम का इंक्रीज करेंगे, आपके पास जो इंटरएक्शन वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है, यानी ज़्यादा सरफेस या एरिया के साथ वो इंटरेक्ट करता है। और दूसरी चीज़ इसमें देखें क्या है, एटॉमिक नंबर है। यानी अगर आपके पास ऐसा मटेरियल है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत हाई है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसका इंटरेक्शन वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कम एटम्स के साथ वो इंटरेक्ट कर सकती है इलेक्ट्रॉन बीम। और अगर आपके पास मीडियम एटॉमिक नंबर है तो इंटरेक्शन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ज़्यादा एटम्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। और इसी तरह अगर आपके पास एटॉमिक नंबर बहुत लो है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एटम्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, और ये जो इंटरेक्शन वॉल्यूम है दैट इज़ क्वाइट लार्ज, ठीक है। इंटरेक्शन वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये मुजम्मल हुसैन, बच्चे आपका माइक ऑन है? जी, तो हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल इंटरेक्शन जो है वो किस तरह होता है।
उसमें हमने देखा कि किस तरह जो है हमारे पास दो चीज़ें, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वोल्टेज जो है वो किस तरह अफेक्ट करता है, और हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसके इंक्रीज करने से इंटरेक्शन वॉल्यूम जो है वो किस तरह चेंज होता है। ठीक है, यानी अगर आप एक्सेलरेशन वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं तो आपका इंटरेक्शन वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जाता है। इसी तरह एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से इंटरेक्शन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है। उसके बाद देखिए डिफरेंट पार्ट्स हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम डिस्कस कर रहे हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन जो है ये देखें, उसकी एक आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन गन जो है किससे मिलके बनी है? सिंगल क्रिस्टल ऑफ लेंथेनम बोराइड। ठीक है, लेंथेनम बोराइड की ये गन है, और वी वांट मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पर एरिया, यानी हाई करंट डेंसिटी हमें चाहिए होती है, एंड एज स्मॉल इलेक्ट्रॉन स्पॉट एज पॉसिबल। ठीक है, तो उसके लिए ये देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन में हमारे पास जो टाइप है वो है सबसे पहले थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन गन। थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन गन को हम TEG भी कहते हैं। ठीक है, और TEG में देखें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आर एमिटेड व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, यानी इसमें जो आपके पास फिलामेंट है, ठीक है, उसको आप हीट करते हैं, और हीट करने से जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं। तो ये देखें, इसका मटेरियल क्या होता है, आपके पास टंगस्टन भी हो सकता है, टंगस्टन की वायर भी हो सकती है एज ए फिलामेंट, और लैंथेनियम बोराइड क्रिस्टल जो है उसकी वायर भी हो सकती है। तो ये दोनों मटेरियल जो है वो यूज़ होते हैं थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन गन में। ठीक है, TEG जिसको कहते हैं थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन गन। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है? दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो FEG है। FEG से क्या मुराद है? फील्ड एमिशन गन्स। फील्ड एमिशन गन में क्या होता है? फील्ड एमिशन गन देखें, थर्मियोनिक में आपने हाई टेम्परेचर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, लेकिन फील्ड एमिशन गन में आपको हाई टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड गन्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको कोल्ड गन्स भी कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बजाय इसके कि हम इसके टिप को हीट करें, हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? फील्ड एमिशन गन्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं उसमें से। सो विद फील्ड एमिशन गन्स we get a smaller spot and higher current densities compared to thermionic guns। तो फील्ड एमिशन गन्स जो हैं वो कंपैरेटिवली जो है हमें बेहतर रिजल्ट देती हैं। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन स्पॉट है वो भी स्मॉलर है, और हायर करंट डेंसिटीज जो है वो हमें मिलती है, यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू द थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन गन। तो इसमें मटेरियल देखें, सिंगल क्रिस्टल ऑफ टंगस्टन जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो इसका टंगस्टन मटेरियल है उसको एच किया जाता है टू अ थिन टिप। ठीक है, ये देखें टिप आपको नज़र आ रही होगी, ये बहुत थिन है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो देखें एंगस्ट्रॉम में है। तो टिप जो है वो जितनी ज़्यादा फाइन होगी उतने ही बेहतर जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक्सट्रैक्शन उतनी ईजी होगी। तो ये हमारे पास कंपैरिजन है। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रॉन गन जो है वो यूज़ करते हैं दो डिफरेंट टाइप्स की। उसमें पहली क्या है हमारे पास? थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन गन, और दूसरी फील्ड एमिशन गन। तो ये आपके जेहन में होनी चाहिए बच्चे, दो डिफरेंट किस्म की जो गन्स हैं वो कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं? थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन गन एंड फील्ड एमिशन गन। फील्ड एमिशन आपके पास कोल्ड गन है, जबकि थर्मियोनिक में क्या होता है कि आप टेम्परेचर जो है वो फिलामेंट को देते हैं, और हाई टेम्परेचर पे जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सट्रैक्ट होते हैं फिलामेंट से। ये देखें SEM जो है, ये एक SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका इमेज है।
तो इसमें देखें आपके पास मुख्तलिफ डिटेक्टर जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो डिटेक्टर जो है ये देखें, आपके पास बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ये एक सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है। और ये देखें यहाँ पे इसकी ये लोकेशन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बैक स्कैटर्ड उनको डिटेक्ट करके सरफेस के जो फीचर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह आपके पास दूसरा डिटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एवरहार्ड थॉर्नले, ठीक है। तो ये भी इसका जो है इन्वेंटर का नाम है, ठीक है। और ये देखें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है ये भी सरफेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो कहाँ से एमिट होते हैं, वो एटम्स के डीपर लोकेशन से जो है वो स्कैटर होते हैं, ठीक है। जबकि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूजुअली आपके अपर लेवल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स वहाँ से एमिट होते हैं। ये दोनों जो है हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। उसके अलावा देखें जो थर्ड पैरामीटर जो हमने बात की थी शुरू में कि हमें जो है कंपोजिशन का भी पता चलता है, यानी कौन सी एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट हैं और उनकी रिलेटिव अमाउंट क्या है। तो उसके लिए जो है हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। EDS जो है एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्या करता है कि हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सैंपल के ऊपर फॉल करवाते हैं। तो जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सैंपल के ऊपर फॉल करते हैं तो वो उस टारगेट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ हिट करके एक्सरेज जनरेट करते हैं। अब आपको पता है कि एक्सरेज इसी तरह हैं, हर मटेरियल की एक्सरेज जो हैं वो उसकी करैक्टरिस्टिक को बताती हैं। यानी जिस तरह मिसाल के तौर पे हम ह्यूमंस के थंब इम्प्रिंट जो हैं वो हर बंदे के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब थंब इम्प्रिंट हर बंदे के डिफरेंट होने के साथ हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह जो एक्सरेज हैं वो भी हर एलिमेंट की एक अपनी करैक्टरिस्टिक होती है। तो इसी तरह जो है डिफरेंट जो एक्सरेज होंगी डिफरेंट एलिमेंट की, उसको हम जब डिटेक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। और उस एक्सरे की जो इंटेंसिटी होगी कितनी ज़्यादा होगी वो हमें ये बताएगी कि वो मटेरियल कितनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मौजूद है उस सैंपल के अंदर। ये देखें एक्सरे एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमेट्री, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंपोजिशन जो है हम वो बता देते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और उनकी क्वांटिटी जो है या उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी है। ये देखें इस सारी चीज़ को हमने डिस्कस किया था और बताया था कि ये जो कॉलम है सारे का सारा ये इस तरह ओपन नहीं होता, ठीक है। ये किस में होता है, वैक्यूम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर जो मौजूद होता है, तो ये देखिए हमारे पास वैक्यूम वैक्यूम में क्या है हमारे पास, अगर वैक्यूम ना हो, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हम ये डिटेक्शन जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। सरफेस जो प्रॉपर्टीज है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एयर पार्टिकल्स आ जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो उसके रिजल्ट जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो वैक्यूम में देखिए केमिकल कोरिजन थर्मल स्टेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर अ वेल फंक्शनिंग फिलामेंट गन प्रेशर, ठीक है। अब आपका फिलामेंट जो है ये बाकी जो आपके लेंसेज उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, असेंबली में सारे जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, उनकी फंक्शनिंग के लिए वैक्यूम जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एयर जो है उसको निकाल दिया जाता है कॉलम से, और वैक्यूम आपके पास देखिए किस रेंज में होता है कि ए फील्ड एमिशन गन रिक्वायर्स 10 रेज टू पावर -10 टॉर। फील्ड एमिशन गन के लिए जो आपके पास वैक्यूम रिक्वायर है वो किस रेंज में है, 10 रेज टू पावर -10 टॉर, ठीक है। ये वैक्यूम की वैल्यू जो है वो मेंटेन की जाती है। अब ये है आपके पास फील्ड एमिशन गन यानी कोल्ड गन है अगर आपके पास, लेकिन अगर आपके पास थर्मियोनिक एमिशन है तो थर्मियोनिक एमिशन में आपको रिलेटिवली कम वैक्यूम से भी काम चल जाता है। तो उसमें देखें आपके पास जो वैक्यूम की वैल्यू है वो 10 रेज टू पावर -6 टॉर है। उसमें लैंथेनम बोराइड जो है वो आप एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं और उसकी वैल्यू जो है 10 रेज टू पावर -6 टॉर है। ये दो किस्म की, ये देखें आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन गन्स थी, कोल्ड एमिशन थी और
थर्मियोनिक एमिशन के साथ गन्स हैं, उनके लिए डिफरेंट जो है आप वैल्यू ऑफ वैक्यूम वो मेंटेन करते हैं। द सिग्नल इलेक्ट्रॉन्स मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द सैंपल टू द डिटेक्टर चैम्बर प्रेशर। वैक्यूम रिक्वायरमेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ डिटेक्टर। ठीक है, तो डिटेक्टर जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, वैक्यूम के लिए, लेकिन हाँ अलबत्ता हमारा जो इलेक्ट्रॉन गन है वो डिपेंड करती है कि हमारा वैक्यूम क्या है। ठीक है, जो हमारे पास फील्ड एमिशन गन है उसके लिए ज़्यादा वैक्यूम की ज़रूरत होती है। जी, उसके बाद देखें हाउ द सैम वर्क्स। ठीक है, SEM जो है वो किस तरह काम करती है। SEM देखें, the SEM uses electrons instead of light to form an image। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन जैसे हमने डिस्कस किया कि आपके पास आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से अगर हम कंपेयर करें तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में सिंपल लाइट यूज होती है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यूज होती है इमेज के लिए। सो ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोड्यूस्ड एट द टॉप। जो इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय हीटिंग ऑफ अ मेटेलिक फिलामेंट, जो है उसको हीट करने से। ठीक है, अगर आपके पास थर्मियोनिक फिलामेंट है तो उसको हीट करने से, अगर आपके पास कोल्ड फिलामेंट है तो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। The electron beam follows a vertical path through the column of a microscope. It makes its way through electromagnetic lenses which focus and direct the beam downwards the sample। ये देखें, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रॉन लेंसेज जो है यहाँ पे उनसे पास होगी और उसकी जो डायमीटर है उसको कंट्रोल करके फॉल करवाया जाएगा सैंपल के ऊपर या स्पेसिमेन के। जब ये स्पेसिमेन के ऊपर फॉल करेगी तो आपके पास स्कैंडिंग इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होंगे और बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होंगे और वो जाएंगे डिटेक्टर में। डिटेक्टर जो है उनको सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, और बाकी जो इसके अंदर सारा कॉलम के अंदर आपके पास वैक्यूम होगा। तो this is how an SEM works. So once it hits the sample, other electrons are ejected from the sample. Detectors collect the secondary or backscattered electrons and convert them to a signal that is sent to a viewing screen similar to the one in an ordinary television producing an image। ठीक है, तो वो जो सिग्नल्स होंगे आपके पास वो कंप्यूटर को सेंड किए जाते हैं और उनको विजुअलाइज किया जाता है। तो यहाँ तक देखें सैम की वर्किंग है, इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे हमारे फिजिकल लेक्चर में भी, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे। तो आप गो थ्रू करें कि सैम जो है, यानी सैम में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सैम में सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे पास जो है सैम क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देती है, टॉपोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, कंपोजिशन और क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स किस तरह वर्क करते हैं। फिर इंटरेक्शन हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम की इंटरेक्शन जो है वो किस तरह से होती है और इंटरेक्शन वॉल्यूम जो है वो किस तरह इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन वोल्टेज एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गन्स देखी हैं, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन गन, TEG और फील्ड एमिशन गन FEG जो है, इनको हमने देखा ये किस तरह वर्क करती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा डिटेक्टर्स जो हैं, जो स्कैंडर्ड इलेक्ट्रॉन और बैकस्कैटर इलेक्ट्रॉन उनको डिटेक्ट करते हैं और इस सारे के सारे कॉलम के अंदर जो है वो वैक्यूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन गन है इनकी स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, अदरवाइज क्रोजन या एयर की इंटरफेरेंस से ये जल्दी ख़राब होने लगती है। जी, उसके बाद हमने देखा कि वर्किंग क्या है, सैम की वर्किंग जो है उसको हमने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है और वो इलेक्ट्रॉन लेंस से किस तरह पास होती है और स्पेसिमेन को फॉल होके इस तरह हमारे पास ये डिटेक्टर में सिग्नल्स आते हैं, इनको एम्पलीफाई किया जाता है और रीड किया जाता है। तो फिलहाल यहीं तक हाउ द सैम वर्क्स। ठीक है, यहाँ तक करें। ये हमारे पास जो स्लाइड है इसमें 3 हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 और डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहीं तक काफ़ी आज के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा हमारा फिजिकल, उसमें हम इसको मज़ीद भी डिस्कस कर लेंगे और आगे मूव करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर है, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही हम जो है वो लेक्चर जो है वो एंड करें।